सबसे पहला फॉर्मूला जो इस चैप्टर में है वो हमें किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होते हैं और उसकी हेल्प से अगर हमें चार्ज फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई वेयर E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ये प्लस माइनस एन है, एन हमारा इंटीजर्स होता है 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यूज आ सकती है। प्लस माइनस इसलिए लगा है कि कभी पॉजिटिव चार्ज गिवन हो सकता है, कभी नेगेटिव चार्ज गिवन हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ये है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। इसमें फोर्स का अगर हमें सिंपल मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसी फोर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? हमें लिखना होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड लिख दिया, इनटू में आर कैप, मतलब जो डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी दो पॉजिटिव चार्जेस हों तो अगर किसी पे भी तुम फोर्स निकाल रहे हो तो दूसरा चार्ज इसको रिपेल करेगा। जैसे इस वाले पे फोर्स निकालना है तो इसकी वजह से फोर्स राइट को लगेगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तब इस वाले पे जब हम फोर्स निकालेंगे किधर लगेगा? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर हम इस पे फोर्स निकाल रहे हैं ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस केस में ये दोनों ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। पर इस केस में चाहे ये फोर्स लगाए चाहे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है फोर्सेस में। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वेक्टर फॉर्म में बन जाता है, मतलब ये एफ वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो K है हमारा वो क्या है? देखो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K कहाँ से आता है? अब तो इसका खुद का एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0। ये जो है ये वैक्यूम का एक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसका जो वैल्यू होता है इसका वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो इस वैल्यू को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है उस पर लिखा रहता है पहले पेज पे। लेकिन हाँ, अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो फिर ये वैल्यू तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, तो बेटर है कि इसको लर्न कर लो, ये उतना डिफिकल्ट वैल्यू नहीं है। इसके बाद देखो, अगर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हो किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो एक चार्ज है, उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, ऐसे ही एक Q3 है, ऐसे देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? देखो तो सिंपल होता है, जितने इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, जैसे पहला चार्ज F1 लगा रहा है फोर्स मान लो, दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है F2, तीसरा चार्ज मान लो F3 लगा रहा है फोर्स, सो ऑन। इसी तरह नेट फोर्स निकाल लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ये सारे फोर्सेस इंडिपेंडेंट एक्ट करते हैं, मतलब एक की वजह से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर हम जब नेट फोर्स निकालते हैं तो सबका वेक्टर सम लेते हैं। इस टॉपिक को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके बाद जो फॉर्मूला है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब हमें फोर्स के फॉर्मूले में से एक चार्ज को हटाना पड़ेगा। फोर्स के फॉर्मूले में कितने चार्ज होते हैं? 2। तो अगर कोई भी चार्ज कहीं पे प्रेजेंट हो और वहाँ से r डिस्टेंस दूर अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला याद रखना KQ/r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? फोर्स की न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम, तो हम इसमें लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो अगेन बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/r²। और किसी भी चीज़ को अगर वेक्टर में लिखना होता है तो उसको यूनिट वेक्टर से जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगेन एक फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक्ट करता है। जैसे मान लो बहुत सारे चार्जेस हो, Q1 Q2 Q3, और इन सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम ले लो, अगर इससे ज़्यादा भी हैं तो सबको ऐड कर देना। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए लगता है। तो ये टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ये बेसिक फॉर्मूले इतने ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल क्या होता है देख लो, कभी भी दो चार्जेस प्रेजेंट हो, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और उनके बीच में कोई डिस्टेंस हो, डिस्टेंस जनरली हम 2a लेते हैं, तो डाइपोल मोमेंट हम इसका p से डिनोट करते हैं। किसी भी डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और वो होता है हमारा 2a3। ठीक है, अभी मैंने वेक्टर लगाया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन हमेशा याद रखना, फिजिक्स में देखो केमिस्ट्री में उल्टा होता है, बट फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव ये हमारे डाइपोल की डायरेक्शन होती है, इसलिए कभी भी हम नेगेटिव चार्ज पहले लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज बाद में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, अगर कोई डाइपोल हो और उसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, एक्सिस मतलब उसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट, इसी लाइन पे इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, इसका फॉर्मूला याद रखना 2kp/r³। अब क्योंकि p एक वेक्टर है तो p पे भी वेक्टर होगा और इस पे भी वेक्टर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस होता है 2kp/r³। एक्सिस के अलावा एक दूसरा पॉइंट होता है हमारा, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब हुआ, देखो अगर कोई डाइपोल है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ड्रॉ कर लो सेंटर से, अगर इस पॉइंट पे r डिस्टेंस दूर, जैसे ये -q ये +q, अगेन डाइपोल अच्छे से बना लेना, अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर, उसकी वैल्यू होती है -kp/r³। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। तो अगर कोई भी डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला होता है P×E, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, PE sin थीटा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, इसको U से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है -P.E, मीन्स इसको हम लिखेंगे PE cos थीटा। ओके, तो ये डाइपोल के दो अलग अलग मतलब फॉर्मूले थे, एक टॉर्क के लिए दूसरा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर मान लो चार्ज कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करने के। पहला, अगर हम चार्ज को किसी L लेंथ की वायर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे जैसे लीनियर, तो उसके लिए कांस्टेंट आता है लैम्डा, जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर। इसी तरह अगर कोई चार्ज किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज तुम्हारे पास एक प्लेट है जो कि चार्ज है, ठीक है, वो इस शेप का है, तो उसके लिए कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह एक तीसरा भी तरीका हो सकता है जैसे हम रख सकते हैं चार्जेस को, एंड द थर्ड वे इज चार्जेस को एक क्यूब के अंदर या फिर एक स्फीयर के अंदर रखो, तो इसमें क्या होगा, चार्जेस वॉल्यूम में होंगे, इसके लिए कांस्टेंट होता है, इसको रो पढ़ते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में कांस्टेंट होते हैं, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन तीनों को नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लक्स।
फ्लक्स का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है तो उनका नंबर क्या है, इसको फाई से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एस क्या है, एरिया है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आया है, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया फ्लक्स की ऐसा यूनिट। अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल गिवन हो, जैसे एरिया के टर्म्स में गिवन हो, तो हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, याद रखना ये कभी भी एरिया के लिए होता है ऐसा इंटीग्रल वाला साइन, ई डॉट डी एस, यानी एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आता है, ये वाला साइन हम यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे फ्लक्स। ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के टर्म्स में गिवन हो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं फ्लक्स निकालने के। इसके बाद एक था गॉस थ्योरम जो इस चैप्टर में, गॉस थ्योरम से मोस्टली सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं इस चैप्टर के। फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस ने अपने थ्योरम में दिया था, चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो चार्ज है ये हमेशा किसी सरफेस के अंदर लेते हैं, जैसे कोई सरफेस तुमने ड्रॉ किया, कोई भी सरफेस, तो उसके अंदर अगर जितना चार्ज है ये वही चार्ज होता है, इसलिए ई एन यहाँ पे मतलब लिखते हैं हम एनक्लोज चार्ज, जो चार्ज सरफेस के अंदर हो, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि गॉस थ्योरम में इसका यूज है, एनक्लोज चार्ज के लिए क्यू एन लिखा। ओके, तो इतने फॉर्मूले नोट कर लो। अब देखो गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस हैं जो फर्स्ट चैप्टर में गिवन है। पहला एप्लीकेशन होता है अगर कोई इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज हो, लाइन चार्ज, तो वहां से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अलॉन्ग आर होती है, इसी की तरफ, और लैम्डा पता ही है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है स्क्वायर की। ठीक है, ये इस बार पूछा था 2020 में, बोर्ड्स में पूछा था ये डिराइव करने को। दूसरा है अगर कोई चार्ज किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा। मतलब जो डायरेक्शंस होंगी, पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है तो उससे बाहर की तरफ होगी कहीं भी, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो इनसाइड होगी, मतलब प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक थिन स्फेरिकल सेल दिया होता है, इसका मतलब हॉलो स्फेयर इस टाइप का, दिस इज थिन स्फेरिकल सेल। इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है। इसके लिए अगर हम कोई एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, मान लो आर डिस्टेंस जो इसके आउटसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, मतलब आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए वो होता है के क्यू, ये जो सरफेस पे चार्ज है ना वो क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें सरफेस पे कोई पॉइंट गिवन हो और वहां पे पूछे, यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो उसके लिए हम सरफेस मतलब जो बॉडी का रेडियस है वही यूज करते हैं। बट इसमें जो तीसरा पॉइंट है यानी इनसाइड, अगर हमने इनसाइड में कोई पॉइंट लिया, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये पहला पॉइंट था हमारा ए जो ये आउटसाइड है, बी है एट द सरफेस, और सी पॉइंट हमने लिया इनसाइड। इनसाइड में क्या होता है, जब हम एक क्लोज सरफेस बनाएंगे तो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं आता क्योंकि सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। तो सीबीएसई के लिए क्या है, इतने ही फॉर्मूले हैं फर्स्ट चैप्टर में। अब देखो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो तुम अगर कोई एंट्रेंस दे रहे हो, जैसे जेईई मेंस, नीट, एडवांस, कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए ये यूज होते हैं। मतलब ये सीबीएसई में नहीं है पर कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो तुम्हें याद रखना होगा। जैसे मान लो एक स्फेयर है,
जो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इस पे जो चार्ज है वो हॉलो नहीं है। इससे पहले हमने सेल वाला पढ़ा था हॉलो स्फेयर, ये वाला स्फेयर हॉलो नहीं है। तो इसके बाहर अगर कोई पॉइंट r डिस्टेंस दूर आउटसाइड कोई पॉइंट लें, दिस इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो हॉलो था, ये हॉलो नहीं है। तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला सेम है इसका, क्यू चार्ज है नेट इस पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगेन सरफेस वाला भी फॉर्मूला इसका सेम है, दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन जो इनसाइड वाला फॉर्मूला है, यानी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हमने ले लिया, उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो फॉर्मूला हम लगाते हैं रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला याद रखना। रो क्या सिखाया था मैंने? रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आर क्या है? डिस्टेंस है सेंटर से जितने दूर निकालना है, और एप्सिलॉन नॉट तुम लोग को याद रखना ही है, तो ये पता ही। तो ये फॉर्मूले होते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर के लिए, ये एंट्रेंस वगैरह में आते हैं ऐसे फॉर्मूले। नेक्स्ट देखो, फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, यानी कोई डाइपोल हमें गिवन हो और उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट पे, मतलब एक्सिस नहीं, इक्वेटर नहीं, कोई भी जनरल पॉइंट, तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Kp अपॉन आर क्यू, ब्रैकेट में मीन्स अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना। एक्चुअली ये जनरल फॉर्मूला है, इससे अगर तुम थीटा की वैल्यू 0 डालोगे तो एक्सिस वाला आंसर आ जाएगा, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डालोगे तो इक्वेटर वाला आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, अगर किसी रिंग पे जो कि चार्ज है उसके एक्सिस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसका फॉर्मूला याद रख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यूब एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये एक जनरल फॉर्मूला है, मीन्स अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो सेंटर पे भी आ जाएगा आंसर, तो इसको भी याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है जो सप्लीमेंट में है। अगर किसी डिस्क के एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्क क्या होता है? एक प्लेन चार्ज शीट जैसा होता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? फॉर्मूला जनरल होता था, लेकिन इसका शेप कैसा है? सर्कुलर है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है एक्सिस पे वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 - x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतने फॉर्मूले हैं जो तुम लोग को याद करने इस चैप्टर के लिए।